Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education Faisalabad campus. In our today's lecture, we will discuss about other dietary components of fish feed जिनकी वजह से मछली जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी या पैलेटेबिलिटी खुराक की तरफ या तो इंक्रीज कर जाएगी या अक्सर ऐसे भी होगा जैसे फीडिंग डेटिरेंट्स हैं उनकी वजह से कम भी हो सकती है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसको अगर आप समझते हैं तो आप बीइंग एक्वाकल्चरिस्ट काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, अब अदर डाइटरी कंपोनेंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो फिश की फीडिंग में बहुत ज़रूरी हैं। अब उसमें वाटर है, फाइबर है, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पिगमेंट्स, बाइंडर्स और फीडिंग स्टिमुलेंट्स। यानी ये वो कंपोनेंट्स हैं जो फिश की डाइट के अंदर जो है पाए जाते हैं और उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी फिश की जो है टोटल ओवरऑल डाइट को। अब इसमें जो फर्स्ट डाइटरी कंपोनेंट फिश फीड के अंदर आता है वो है वाटर। तो आपको पता है तमाम फिश की डाइट के अंदर वाटर पाया जाता है। यानी जितनी भी फीड स्टफ है उसमें वाटर जो है या तो वो एयर से एंटर होगा या आप खुद उसे मसनूई तौर पे एंटर कर सकते हैं उसकी डो बनाने के लिए फीड की या कुछ भी इस तरह से। ना फीड के अंदर लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि पानी कम होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्टोरेज या हैंडलिंग ईजी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उससे खुराक उतनी ज़्यादा स्पॉयल होने के चांसेस उसके ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसलिए मॉइस्चर डाइट के अंदर है अगर वो 12% से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फीड है दैट इज़ मोर ससेप्टेबल टू स्पॉइलेज। तो इसी वजह से कमर्शियल एक्वाकल्चर डाइट्स जो होती हैं उनको अगर आप देखें तो उनके अंदर हाई मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है क्योंकि मछली की जो प्रेफरेंस लेकिन होती है वो क्या होती है वो मॉइस्ट फीड की तरफ ज़्यादा होती है। यानी नमी वाली खुराक जो है मरतूब खुराक जो है वो मछली ज़्यादा प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई डाइट। तो इसी वजह से वाटर कंटेंट फीड के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में होना भी फिश फीड की फीड के अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो है फाइबर्स। अब फाइबर जो होते हैं कोई भी इस प्लांट मैटर को या मटेरियल को हम नाम दे देते हैं जैसे सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन है, पेंटोजन है और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे फाइबर्स में आ जाते हैं। अब फाइबर जो होते हैं दे आर बेसिकली इनडाइजेस्टिबल। यानी मछली इनको हजम नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इसलिए फाइबर का कहा जाता है कि न्यूट्रिशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। अब फाइबर जो होते हैं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे पहला फ़ायदा अगर आप देखें तो ये दे ऐड बल्क टू अ फीड। मतलब खुराक जो होगी उसका ज़्यादा जो है ना वो इसकी वजह से बन जाएगी फिश के अंदर। दूसरा ये है कि ये फीकल मैटर को जो होगा उसको ज़्यादा कर देंगे। यानी आपको पता है कि जितना भी फाइबर कंटेंट खुराक के अंदर ज़्यादा होगा यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे उतना ही लैक्सेटिव इफ़ेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। मतलब व्हिच मीन्स कि इवैक्यूएशन टाइम जो है ना खुराक का वो कम हो जाएगा। जल्दी जो है ना फीड वो फिश की बॉडी से निकल जाएगी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए वजह से जो कमर्शियल एक्वाकल्चर का गोल है वो क्या है डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट को क्या करना है लिमिट करना है यानी कम करना है और ऐसी खुराक यूज करनी है जो कि हाईली डाइजेस्टेबल हो। फाइबर के अगर आप फंक्शंस की बात करें तो फिश की फीड के अंदर फाइबर के जो है ना वो कोई प्रॉपर फंक्शन अब आज पता नहीं चले हैं सिवाय इसके कि ये जो रेट ऑफ मूवमेंट होता है इंटेस्टा का डाइजेस्ट ट्रैक के अंदर फिश के उसको ये रेगुलेट कर रहे होते हैं यानी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल फिश डाइट की बात करें तो उसके अंदर इनका इनका कोई प्रॉपर रोल नहीं पाया जाता है। जैसे अब एक रिसर्च आपको बताएगी लीरी और लॉवल की उन्होंने 1975 में जो रिसर्च की तो उन्होंने क्या किया कैट फिश जो है यानी खग्गा मछली जो है उसकी डाइट के अंदर उन्होंने 2.8% से ज़्यादा जो है वो फाइबर को इंक्रीज करके देखा। यानी बेसल कंटेंट उसका 2.8% था और जो ही उन्होंने उसको 14% से ज़्यादा किया फाइबर कंटेंट को तो उसका नतीजा क्या निकला कि मछली की जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया। अब कम ग्रोथ रेट होने की रीज़न ये बताई गई कि शायद उसकी वजह से क्या हुआ फाइबर की वजह से कि जो उनके न्यूट्रिएंट्स थे डाइट के अंदर वो क्या हो गए वो डाइल्यूट हो गए। तो ये उसकी एक रीज़न जो है ना वो पता चलती है यहाँ से। अब जो थर्ड इसमें इंग्रेडिएंट आता है फिश की डाइट के अंदर डाइटरी कंपोनेंट के अंदर वो है हार्मोन्स। रिसर्चर्स ने बेशुमार हार्मोन्स को फिश के ऊपर अप्लाई किया जिसमें नेचुरल हार्मोन्स भी हैं सिंथेटिक हार्मोन्स भी आते हैं। तो ये हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन है थायराइड हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोफिन है प्रोलैक्टिन इंसुलिन और दूसरे स्टीराइड को यूज किया गया। अब स्टीराइड के अंदर आपको पता है एंड्रोजन्स आते हैं यानी मेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। दूसरे एस्ट्रोजन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं इनको दो पर्पसेस के लिए यूज किया गया। पहला इनका purpose क्या हो सकता है वो है इंड्यूस्ड या सिंक्रोनाइज स्पॉनिंग।
स्पॉनिंग कहते हैं कि अंडे देने का जो अमल है या जो भी फिश या रोज मिल्ट वगैरह को। तो अब इंड्यूस स्पॉनिंग से मुराद क्या है? सिंक्रोनाइज स्पॉनिंग हो गई, यानी मेल जो है वो मिल्ट को और फीमेल जो है वो रोज को या एग को सेम टाइम पे रिलीज करेंगे पानी के अंदर। तो उससे क्या होगा, एक तो उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, दूसरा टेंटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, मतलब इट मींस फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे मेल और फीमेल के सेम टाइम पे मिल्ट और अगर रोज या एग्स रिलीज होंगे। दूसरा इसमें ये इसका फायदा है हार्मोन का कि वो सेक्स रिवर्सल में भी यूज होते हैं। जैसे अब सेक्स रिवर्सल से मुराद क्या है कि अगर हम फिश की सिर्फ एक ही सेक्स करते हैं, यानी चाहे वो मेल सारी हो जाए या सारी फीमेल ही हो जाए, उसका फायदा क्या होगा कि रिप्रोडक्शन में जो एनर्जी यूज होनी है वो यूज नहीं हो पाएगी। एक तरह से वही एनर्जी जो है फिश की ग्रोथ के लिए यूज होगी, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी और इसके अलावा उसकी सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान जरूर है कि उससे जो उसकी फ्लैश क्वालिटी है, उस मीट की जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी। यानी सेक्स रिवर्सल का एक ये नुकसान होता है, जब आप सालमन मछली को या मेजर कार्प्स हैं यानी कि कैटला कैटला है, लेबियोरोहिटा है, सिरहाइनस मिरीगेला है या तिलापिया फिश है, अगर आप इसकी मोनोसेक्स कल्चरिंग करते हैं यानी इसमें स्टीराइल फिश को यानी बांझ मछली जो है वो बना देते हैं कि वो एक ही तरह की हो, चाहे मेल हो सारी, चाहे वो फीमेल हो, तो उसका एक नुकसान होगा कि उनकी जो फ्लैश क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरह के बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल अब सेक्स हार्मोन्स को फिश को फीड करवाया गया जब उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती थी, तो उससे एक सेक्स उनकी बन गई। यानी ज़्यादातर केसेस में देखा गया है मेल सेक्स हार्मोन जो है ना वो दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड जो है ना वो फिश को दिए, जैसे इथाइल टेस्टोस्टेरोन है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, इनको क्या किया गया फिश की डाइट के अंदर 30 से 60 मिलीग्राम पर केजी जो है ना ये ऐड किए गए। जब चिड़ा मछली का पैदा हुआ, तिलापिया यानी चिड़ा मछली का फ्राई जब पैदा हुआ तो उसको ये दिए गए। तो 14 से 21 दिन तक जब ये हार्मोन दिए गए तो 90% से लेके 100% सारी की सारी मछलियां जो थी वो मेल फिश में डिवेलप हो गई। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी मछलियों की स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें कोई जेंडर नहीं उनकी होती, जो मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसको आप डिटरमिन करवा सकते हैं या उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सेक्स हार्मोन्स। तो इस तरीके से जो है हार्मोन्स जो है ना इनको फिश की प्रोडक्टिविटी या उसका मीट क्वालिटी जो है चाहे वो कम हुई है, लेकिन उसका जो आप कह लें ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर सेक्स रिवर्सल के लिए यूज किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया इंड्यूस या सिंक्रोनाइज स्पॉनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब इसमें देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मछलियों की जो सेक्स होती है वो बाई बर्थ अक्सर की नहीं होती है। यानी आप अक्सर स्पीशीज़ को देखेंगे कि वो प्रोटेंडरस होती हैं, यानी उनमें मेल ऑर्गन्स पहले डेवलप करते हैं, या अक्सर प्रोगाइनस होती हैं, यानी उनके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप पहले कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप हार्मोन को मछली को जो है फर्स्ट फीडिंग फिश को देना शुरू कर दें, चाहे वो मेल सेक्स हार्मोन हो चाहे फीमेल हो, उससे आप सेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए एक्वाकल्चर के अंदर। तो फिश की हार्मोन्स फिश को देके उसकी जो है ना वो जेंडर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। सबसे पहले एक्वाकल्चर के अंदर जो था इसी रिसर्च को गुरेरो नामी साइंसदान ने 1975 फिलिपाइन में कंडक्ट किया। उसने क्या किया, उसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लिया, उसने अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद उसने अल्कोहल हार्मोन के मिक्सचर को, जो खुराक थी जिसको अच्छी तरह पीसा गया हुआ था, उसके ऊपर उसने स्प्रे को डाल दिया। अभी उसके बाद क्या किया, उसने उस मिक्सचर को जो है वो खुश्क कर लिया, करने के बाद उसमें से अल्कोहल जो थी वो उठ गई और बाकी जो हार्मोन था वो जो था वो खुराक के साथ किया। तो यानी ये एक तरीकाकार था खुराक के साथ हार्मोन को चिपकाने का। तो उस तरह से उसने फिर उस खुराक को जो है वो ब्लू तिलापिया को देना शुरू कर दिया। अब उससे नतीजा क्या निकला कि जो फिश थी उसमें सारे के सारी जो है वो मेल पैदा हो गई। और इस तरीके से फिर ये सारा तरीकाकार जो था इसमें 90% 95% ये इफेक्टिव तरीकाकार था। और उस स्टडी के अंदर गुरेरो ने जो था वो प्रॉपर डोजेज भी बताई कि कितनी डोजेज देनी है जिससे ये मछली जो है ना वो सारी की सारी एक मेल बनेंगी। और इसी तरह से उसने बताया कि कितने देर तक आपने जो है वो हार्मोन जो है मछली को खिलाना है, सारे के सारे उसके बच्चे मेल पैदा हो जाएं। आपको देखिए ना तिलापिया प्रोड्यूसर्स जो थे यानी चिड़ा मछली को पैदा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने इस तरह से हार्मोन मछली को देखे, लेकिन इसके ऑब्जेक्शंस भी आती हैं। पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो हार्मोन के रेजिड्यूज होते हैं वो कहते हैं कि वो फिश के अंदर जो है ना वो फिश के ज़रिए से इंसानों में आ जाते हैं। तो लेकिन अगर इसकी हम रियलिटी देखें तो जो नेचुरल हार्मोन लेवल फिश के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, मार्केटिंग के वक्त अगर आप वो मछली लेते हैं तो उसमें वो उस हार्मोन से कई गुना ज़्यादा है जो कि हम मछली को सेक्स रिवर्सल प्रोसेस के दौरान दे रहे होते हैं।
तो लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो है उसके ऊपर शक व शुबहात रहते हैं और लोग अभी भी जो है ऐसी मछली प्रेफ़र नहीं करते कि जो कि सेक्स हार्मोन की वज़ह से जो है वो मेल सारी बन चुकी हों या फीमेल बन चुकी हों। लोगों का ख़्याल है कि ऐसी मछली उनके लिए सूटेबल नहीं है। हालाँकि ऐसी कोई इसमें बात नहीं पाई जाती है। अब आपको पता है कि बहुत सारी जो हैं वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ करता है इंसान भी या बाकी हम जानदारों के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो एफडीए है फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की, उसने सिर्फ़ 2 एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको फ़िश के लिए जो है ना वो अलाउ किया है। उसमें पहली जो आती है वो है सल्फा डाइमेथॉक्सिन या और मेट्रिम इसे हम कह देते हैं रोमेट 30 और दूसरी जो है उसका नाम है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यानी टेरामाइसिन। ठीक है ना? तो ये वो 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो मछली को हम दे सकते हैं और ये एंटीबायोटिक्स को जब भी आपने मछली को देना है यानी फ़ीड करना है, तो उसमें कितनी मिकदार देनी है, उसका फ़ीडिंग रेट कितना होना चाहिए और कब आपने इसको जो है वो नहीं देना है, कब ख़त्म यानी कर देना है इस डोज़ेज को देना, वो सारे का सारा एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। और इसी वजह से फिर जो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ही एंटीबायोटिक्स को फ़ीड में फ़िश की ऐड करते हैं अमेरिका के अंदर। और अगर आप बाकी एनिमल्स में देखें तो फ़िश जो होती है कि एनिमल्स ना उसके अंदर अगर आप ये नहीं होगा कि आपने कोई थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक दे दी है मछली को तो उससे भी उसको कोई फ़ायदा हो रहा हो। मतलब वो आपने सब थेरापेटिक लेवल नहीं एंटीबायोटिक का फ़िश को दे सकते। आपने उसको प्रॉपर जो है वो देना है फीड तो ही उसको फ़ायदा होगा एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट जो फीडिंग कंपोनेंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ़िश की फीड में ऐड किए जाते हैं। ये किस फीड में ऐड होंगे? ये ऐसी फीड में ऐड होंगे जिसके अंदर फैट्स जो है ना वो ज़्यादा होंगे। यानी जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि लिपिड्स जो हैं आपको पता है वो रैंसिडिटी शो करते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब उसमें क्या करना है आपने ऐसी फीड के अंदर फैट्स की रैंसिडिटी से को प्रिवेंट करने के लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड करने हैं। अब जब ऑक्सीडेशन फैट्स की होती है तो उसका नुकसान क्या होता है कि मछली की जो खुराक है उसके अंदर उसकी डाइटरी वैल्यू कम हो जाएगी फैट्स की भी और दूसरा विटामिन्स को भी जो है ना उसकी भी उसको भी अफेक्ट करते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की शक्ल में। सिंथेटिक विटामिन ई जो होता है ये डाइट्स के अंदर अगर ऐड आप करेंगे तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कम होती है। इसलिए सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं जैसे इथॉक्सीक्वीन है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल है और प्रोपाइल गैलेट है। ये सारे के सारे वो हैं जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फिश की फीड में ऐड किए जाते हैं ताकि फिश जो है ना उसको फ़ायदा हो और उसके फैट्स की रेंसिडिटी जो है ना उसको कम किया जा सके या उसका जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस पे कोई भी असरअंदाज वो ना हो सके। 6 कंपोनेंट है फिश की फीड के अंदर वो है पिगमेंट्स यानी अदर डाइटरी कंपोनेंट्स के अंदर जो चीज़ आती है। पिगमेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं स्किन की फिश को एक ख़ास किस्म का कलर देते हैं यानी जो कैरोटीनॉइड्स वगैरह से फिश के अंदर आ रहे होते हैं स्किन को भी फ्लैश को भी कलर देते हैं। अब पिगमेंटेशन का फ़ायदा क्या है पिगमेंट्स होने का? क्योंकि पिगमेंट्स क्या करते हैं फीड की एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी अगर आपको कोई खुराक का कलर ही अच्छा नहीं लग रहा फॉर एग्जांपल अगर एक डार्क मीट हो, काले रंग का गोश्त हो, चाहे वो जितना मर्ज़ी न्यूट्रिटिव हो, आपको वो प्रेफ़रेबल नहीं होगा। यानी आपको पैलेटेबिलिटी को कम कर देगा या आपकी एक्सेप्टेंस को वो कम कर देगा। तो इसी वजह से फ़िश के मीट का एक डिज़ायर्ड कलर होना भी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। फ़िश के जो है वो कैरोटीनॉइड्स वग़ैरह को खुद नहीं बना सकती, इसीलिए ये इसकी डाइट के अंदर हम ऐड करते हैं ताकि उसके मीट का एक ख़ास कलर आ सके। जैसे साल्मोनिड फिश में अगर आप देखें तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं जैसे एस्टाज़ैंथिन है और कैंथाज़ैंथिन है, ये क्या करते हैं ये रेड से ऑरेंज कलर उसके गोश्त को दे रहे होते हैं। और ये जो दोनों एस्टाज़ैंथिन और कैंथाज़ैंथिन है, अगर आप वाइल्ड एनवायरनमेंट के अंदर देखें फिश को जो है वो ज़ूप्लैंक्टन से हासिल होते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनसे ये हासिल हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर नेचुरल मटेरियल्स आप देखें, जिससे आप साल्मन फिश को यानी साल्मोनिड फिश को कलर देते हैं उनके मीट को कुदरती तौर पे, उसमें क्या होता है क्रैब्स आ जाते हैं यानी केकड़े हैं, ब्रिल आ जाती है फिश, श्रिम्प्स हैं और यीस्ट हैं। इससे भी ख़ास कलर उनको मिलता है यानी ये पिगमेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और येलो पिगमेंटेशन जो होती है खग्गा मछली की, कैटफिश की वो अनडिज़ायरेबल है, यानी वो इतनी प्रेफ़रेबल नहीं है। उससे उसके मीट की जो है ना वो एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए ये कैरोटीनॉइड्स जो येलो पिगमेंटेशन दे रहे होते हैं बेसिकली ल्यूटीन है और ज़ीज़ैंथिन है। ये क्या कहाँ से आते हैं? ये प्लांट मटेरियल से आते हैं जो फिश की डाइट में ऐड किया जाता है। जैसे अब एस्टाज़ैंथिन को अगर आप देखें तो ये मेन कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है वाइल्ड साल्मोनिड्स के अंदर जो कि फिश हासिल करती है फूड एक्वेटिक फूड चेन के अंदर।
अब साल्मोनेट्स को अगर आप देखें तो वो येलो या ऑरेंज जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं रेड कलर के अंदर, यानी रेड एस्टाजेंथिन या कैंथाजेंथिन के अंदर। और माइक्रो क्रस्टेशियंस में अगर आप देखें, यानी जू प्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं, और वो फूड चेन के अंदर फिश के अंदर जो है ना रेड कलर पैदा करते हैं सालमन के अंदर। भी बताया आपको कि सालमन का जो मीट होता है रेडिश कलर का या ऑरेंज कलर का वो एक्सेप्टेबल है, जबकि अगर वो वही कलर जो है उनका येलो आ रहा होगा मीट का, तो वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पिगमेंट जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं ये डिजायर्ड कलर जो है सालमन फिश के फ्लैश का पैदा नहीं करते, लेकिन जो एनिमल ओरिजिन के होंगे पिगमेंट जैसे जूप्लैंक्टन से जो हासिल होंगे वो एक खास कलर उसको दे रहे होते हैं जो कि उसके लिए एक्सेप्टेबल या प्रेफरेबल होता है। अब जो नेक्स्ट चीज फिश की फीड के अंदर अदर डाइटरी कंपोनेंट में आती है वो है पैलेट बाइंडर्स। अब मछली की जो खुराक है उसकी जो गोली बनती है, यानी जो उसकी पैलेट बनती है उसकी भी एक खास साइज होना चाहिए। और वो गोली ऐसी होनी चाहिए कि पानी में अगर आप फिश की फीड डालें तो ये ना हो कि फौरन ही वो खुल जाए या फौरन ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर नीचे बैठ जाए। तो इसीलिए बाइंडर्स हम फीड के अंदर ऐड करते हैं कि वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहे पानी के अंदर, कि जब तक मछली उसको खा ना ले, यानी कुछ वो मिनट्स या पानी के अंदर कम से कम जो है ना वो डिसइंटीग्रेट नहीं करनी चाहिए खुराक जो भी आप डाल रहे हैं। तो बाइंडर क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी को खुराक की वाटर के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, फेमिनस को इंक्रीज करते हैं, और फाइन्स को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब उसमें से जो जर्रे होंगे टूट टूट के पानी में फैल रहे कम कर देंगे, भी आप उसे प्रोसेस करेंगे या हैंडल कर रहे होंगे। अब वाइडली यूज जो बाइंडर्स यूज होते हैं यानी फिश की फीड के अंदर, उनके ये कुछ नाम आपको बताए गए हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम बेंटोनाइट्स हैं, लिग्नोसल्फेट्स हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ग्वार गम है, एल्जीनेट है, और न्यू इनर्ट पॉलीमर्स जो है ना ये फिश की फीड के अंदर ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो आप कह लें कि बाइंडिंग कैपेसिटी है फीड की वो इंक्रीज रहती है और वो पैलेट फॉर्म में रहेगी। इसी तरह से कुछ सीरियल ग्रेन्स हैं, यानी ज़रूरी अजनास के जो स्टार्च, जैसे आपको पता है कि जिसे हम माया कह देते हैं या नाश्ता कह देते हैं, जब भी आप इसे जिलेटिनाइज करते हैं, यानी जब भी ये जेल की शक्ल इख्तियार करता है हीट करने के बाद, आपको पता है कि ये डो सी बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि वाटर स्टेबल पैलेट बनती है जो काफ़ी देर तक पानी के अंदर स्टेबल रह सकती है। इसी तरह से कुछ और फीड इंग्रेडिएंट जैसे वे है, व्हीट ग्लूटन है, प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्चेज़ हैं या मोलेसिस हैं, ये सारी की सारी गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जिससे आपकी फीड जो है वो जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं करेगी पानी के अंदर। अब जो लास्ट अदर डाइटरी कंपोनेंट है फिश फीड के अंदर वो है फीडिंग स्टिमुलेंट्स। अब फिश जो होती है वो देख के या स्मेल करके अपनी खुराक हासिल कर रही होती है, लेकिन अगर उसकी एक्सेप्टेंस की बात करें तो जब तक उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा खुराक का तब तक फिश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी उसको खाएगी नहीं, निगलेगी नहीं अपने अंदर। तो इसलिए रिसर्चर्स या मैन्युफैक्चरर्स की कोशिश क्या है कि फिश की फीड की पैलेटेबिलिटी इंक्रीज की जाए, कि वो जो है उसकी तरफ रगबत ज़्यादा इंक्रीज हो और फिश को एक्सेप्टेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा हो, कि मछली उसको खाए भी खुराक को। और ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट किस मकसद के लिए होता है कि जब भी आप स्टार्टर फिश की फीड बनाते हैं या लार्वल फिश फीड्स, फिश के फ्राई के लिए या फिंगरलिंग स्टेज की जो आप फिश की फीड बनाते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मछली उसको प्रेफर करे, उसको खाए जल्दी से। तो इसीलिए फिर अब पैलेटेबिलिटी के अंदर कुछ रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली अगर आप देखें तो जो कार्निवोरस फिश हैं जो दूसरे जानवरों के ऊपर फीड करने वाली होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अल्कलाइन या न्यूट्रल सब्सटेंसेस को प्रेफर करती हैं खुराक के अंदर। यानी ऐसी खुराक जिसके अंदर अल्कलिनिटी होगी या उसके अंदर न्यूट्रल सब्सटेंसेस पाए जाएंगे वो उसको प्रेफर करेगी। ये हर्बीवोरस फिश को अगर आप देखें तो वो एसिडिक सब्सटेंस को प्रेफर करती हैं, यानी खुराक के अंदर अगर कोई एसिडिक चीज़ मौजूद होगी तो उसकी तरफ उसकी रगबत इंक्रीज करेगी फिश की। तो इसके अलावा अगर आप देखें फीड कंजप्शन के अलावा कुछ ऐसे भी तो कंपाउंड्स खुराक के अंदर पाए जा सकते हैं ना जो डेटरेंट्स के तौर पे काम करते हैं, मतलब फिश को जो है वो भगा देते हैं, फिश को प्रेफर नहीं होती खुराक या अच्छा नहीं लगता है। तो एक्वाकल्चरिस्ट की कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें ना ही खुराक के अंदर आएँ जो कि डेटरेंट का काम कर रही हों। तो ये सबसे आखिरी चीज़ होती है जो कि एक्वाकल्चर चाह रहा होता है। दूसरा उसके की सेंस को करते हैं, तो अब पार्ट हम बैकग्राउंड जो था मैंने रिसर्च की 1982 में, तो उसमें 4 ऐसे खुराक जो कि फीडिंग सप्लीमेंट्स होते हैं, ये अगर आपको तो चारों तरह से मैकेनिकल उसमें वो पाए जाएंगे।
तो अगर ये चार सूट किसी भी एनिमल टिश्यूज ड्राइव आपने किया वही तो ज्यादा होगी तो एक्सेप्टेबिलिटी और पैलेटेबिलिटी वो इंक्रीज कर जाएगी। These are some references of this lecture। ये यानी ये वो बुक्स का आपको रेफरेंस दिया गया है जहाँ से ये मटेरियल आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया गया है। थैंक यू वेरी मच।